रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट है और मैं क्लास को फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ। आज के इस यूनिट 4 के सेकंड पार्ट कम्युनिटी हेल्थ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अभी पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट पार्ट ए में कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रिवेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा फैली हुई हैं और उनमें क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं। इन चीज़ों को ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा था एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर प्रशांत गुप्ता जी, और वहाँ से जो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर हैं तो हिमालय सिंह जी, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने इसी टॉपिक पे स्पेशली बहुत अच्छा लेक्चर भी दिया था और बहुत कुछ समझाया था। बच्चे जिन्होंने राइट रिस्पॉन्सेस करी उन्हें अवार्ड्स भी दिए गए थे। और आप में से जो को करिकुलर कोर्सेज के 3 स्टूडेंट जिनकी परफॉर्मेंस और अटेंडेंस बेस्ट रही उन्हें भी अवार्ड दिया गया था। और इसके साथ ही जो टैली कोर्स चलता है 1 से 2 में आपके कॉलेज में, उसके भी 3 बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। मैं बताऊँ आगे भी अवार्ड्स और रिवार्ड्स का हम लोग सिस्टम रखेंगे जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इंश्योर करें कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट वी विल लर्न टुडे, कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रेवलेंट इन सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग डिजीज। तो कॉमन कॉजेज हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे डायबिटीज़ में जो डिजीज़ हैं, ये 3 डिजीज़ आज हम पढ़ेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, मतलब मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा। ये 3 हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सारी बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्यों कहा जाता है समझना आपको जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज़ ये इसलिए कहा जाता है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को बदल लिया है और लाइफस्टाइल आपका हो गया खराब, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। अब मैं आपसे आगे पढ़ाने से पहले कहूँ कि लाइफस्टाइल खराब होने से ही बीमारियां पैदा हुई हैं, तो क्या दवाई खाने से ही ठीक होंगी? दवाई से बीमारी के लक्षण तो ठीक होंगे, लेकिन दवाई से कतई बीमारी की जो स्थिति है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके जो मैसेजेस हैं उन्हें मैं ब्लॉक कर दूं, मेरे ख्याल में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं भी आगे बढ़ता हूँ उससे पहले मैं इसको एक बार कर दे रहा हूँ, अभी 1 मिनट बस। देखिए, मैसेजेस को भी हमने अभी ऑफ कर दिया है जिससे आप लोग कतई डिस्टर्ब और डाइवर्ट ना हो, इसलिए बस थोड़ा जल्दी कवर करना है। तो जो बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से खड़ी हुई हैं, तो वो ठीक भी लाइफस्टाइल को सही करने की वजह से होगा। हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं। आपने जितना अभी तक पढ़ा उसमें कहीं भी जो आजकल चीज़ें आप खा रहे हैं वो कहीं भी नहीं आती हैं। तो वो आती नहीं है तो उन्हें हम क्यों खा रहे हैं? इसी को लाइफस्टाइल कहते हैं। क्या है कि आप बहुत जल्दी में हैं, सुबह उठे, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लेट आप उठे 8 बजे, जबकि कहा यह जाता है कि स्टूडेंट को कम से कम 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। आज की डेट में अगर 1% भी स्टूडेंट हो जो 4 बजे उठ जाते हो तो शायद बहुत मुश्किल है। और रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। कोई भी 10 बजे तक नहीं सोता हुआ। और लाइफ स्टाइल फिर आप समझ लीजिए कैसा है, रात को खाना 1 बजे 1:30 बजे खाया जा रहा है, जो खाना 7 से 8 बजे खाया जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनको आप लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके ही ठीक कर सकते हैं। आपकी मेडिकेशन जो या दवाइयाँ वगैरह हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक नहीं करेंगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ के डायबिटीज़ की पहली डेफिनेशन देख लीजिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसका कारण
इंसुलिन जो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा के ग्लूकोज उन सेल्स में ड्रॉप करने का और काम करता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या हमारे बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, और या बचपन से ही हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा करती हैं वो ही नहीं होती। ये ऑटोफेगस डिजीज फिर कहलाती है, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं, हमारा जो एक इम्यून सिस्टम है वो हमारी सेल्स को ही खाना शुरू कर देता है। ऐसे में बीटा सेल्स ही डेवलप नहीं हो पाती जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाए। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। हम भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, अच्छी तरह खाना नहीं खाते हैं और लेट सोते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत लेथर्जिक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सीडेंट्री हो गया है। आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं और उसका रिजल्ट डायबिटीज़, मोटापा, हाइपरटेंशन वगैरह तमाम में रिजल्ट के रूप में आता है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, कैसे आपको पता लगेगा आपको डायबिटीज़ है? तो एक तो आपके पैरों में जो पिंडलियाँ हैं उनमें दर्द रहेगा और पैरों में जलन रहेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी आंखों में दिक्कत आएगी और दृष्टि भी गड़बड़ होगी, आपको ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि आंखों की जो आई बॉल होती है उसके चारों तरफ ये डायबिटीज़ इकट्ठी होने लगती है और कई बार लोगों की आंखों की रोशनी तक इसकी वजह से चली जाती है जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर आपका गड़बड़ाएगा, किडनीज को पूरे फिल्टरिंग की प्रोसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है जो कंजम्प्ट हो नहीं रहा है, तो दिक्कतें खड़ा करेगा। नेक्स्ट, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ आपको मैंने बता दी पहले ही। अब इनका प्रारंभ कैसे होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ तो बच्चे के पैदा होने के साथ ही होती है ज़्यादातर, या बचपन में ही हो जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पर वयस्क होने के बाद 18 साल के बाद में होती है, या ये फिर कभी भी हो सकती है, बच्चों में भी हो जाती है। अब ज़्यादा होने लगा, पहले कम था। तो यहाँ पे देखिए, डायबिटीज़ में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज अगर है तो ये हमारा ग्लूकोज दिख रहा है, देखिए 3 और 2 5 पॉइंट दिख रहे हैं, और इसमें देखिए हाई ब्लड ग्लूकोज में हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ को कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड, ये ठीक ही नहीं हो सकती, ना इसे ठीक किया जा सकता है। और टाइप 2 को ठीक किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल में हम परिवर्तन करें, कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आपके घर में माताजी, पिताजी या कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो उन्हें कहिए कि दवाइयाँ इसका विकल्प नहीं है। इसका विकल्प क्या है? एक लाइफ स्टाइल में चेंज। अगला क्या है? कैन कॉज अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, यही नहीं कि आप केवल एक टैबलेट रोज खा रहे हैं और कह रहे हैं हमें आराम है, चिंता की कोई बात नहीं। इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने एक बार आप लोगों को पहले भी बताया था कि अ, अगर किसी को ब्लड शुगर है ना, तो और वो उसकी दवाई ले रहा है, तो थोड़े समय बाद उसको हाई बीपी की दिक्कत हो जाएगी। हाई बीपी और ये ब्लड शुगर दोनों हुए तो थोड़े समय बाद उसको क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, किस चीज़ की मालूम है? या तो किडनीज में दिक्कत आने लगेगी, लीवर में दिक्कत आने लगेगी, पैनक्रियाज में दिक्कत आने लगेगी, या दर्द जॉइंट वगैरह का बढ़ने लगेगा, प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। द बॉडी डज नॉट क्रिएट्स एनफ इंसुलिन टाइप 1 में, और इसमें या तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी, या बॉडी में बनना ही कम हो जाता है। अगला है कॉज आर अननोन बट जेनेटिक में प्ले रोल। टाइप 1 में कारण नहीं पता है, लेकिन जेनेटिक्स को कारण माना जाता है, और टाइप 2 में मालूम है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, या उम्र के साथ बढ़ता है, काम कम करने से बढ़ता है, मोटापे से बढ़ता है, और ज़्यादा बैठे रहने से और ज़्यादा सोचने विचारने से, टेंशन से बढ़ता है। और रिक्वायर इंसुलिन एज नीडेड, इंजेक्टेड और ओरल। इसमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है जब भी ज़रूरत पड़े, तो या तो मुंह से लेना पड़ता है या इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, मतलब टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। और इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ का उपचार केवल क्या है? केवल और केवल है इसमें इंजेक्शन दिया जाना।
ठीक है ना। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पे अब हम देखते हैं डायबिटीज़ में सिम्टम्स आप पहले भी देख चुके हैं। उसके साथ में आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, जो हाथ में या पैर में कहीं भी कट लग गया, खून बहुत देर में आपका उसका थक्का बनेगा, और इसके साथ ही थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, और आपका वेट या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो ये आप देख ही रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि माँ के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है, उसको डायबिटीज़ होने की उम्मीदें होती हैं कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है, और इसका कारण माँ या पिता की पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, या मोटापा भी हो सकता है, या माँ को जिस समय उसने गर्भ धारण किया उस समय उसको डायबिटीज़ थी, तो फिर बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है। ओके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ हो ही गई है तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो देखो, पहला है बी फिजिकली एक्टिव, इंजॉय मील्स एंड अदर। फिजिकली एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर दो, और एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर दो, और डेली सर्विंग में देखो क्या लिखा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, पास्ता, राइस, अदर ग्रेन्स, पोटैटोज, ऑलिव ऑयल, बीन्स, नट्स, लेग्यूम, सीड, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। फ्रूट भी है इसमें, चाहे मीठे फ्रूट हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कहीं वो चीज़ें नहीं है जो आज की डेट में, अगर आप अभी इसमें आगरा के किसी भी चौराहे पे पहुंच जाएंगे तो तमाम ठेलियां और सब कुछ खड़े होंगे, पानी के बतासे हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, पेटीज है, पेस्ट्रीज हैं, और फिंगर चिप्स हैं, और पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, इसमें कहीं लिखी नहीं मिलेंगी आपको। नेक्स्ट है फिश एंड सी फूड, कभी कभी लेना है। पोल्ट्री, एग्स वगैरह भी थोड़े से कम ही लेने हैं। स्वीट्स और मीट, ये कभी कभी लेना है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए। तो आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को लीजिए, और ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में आपको मिलेगा, होल ग्रेन में, लेग्यूम्स में, वेजिटेबल्स में। और लिमिट क्या करना है, सिंपल शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शुगर जो आसानी से हमारी बॉडी में जाके ब्रेकअप होती हैं वो, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं लेना है। प्रोटीन्स में इंक्लूड्स लीन प्रोटीन्स, पोल्ट्री, फिश, टोफू, लेग्यूम्स आदि। और लिमिट रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, लाल और प्रोसेस्ड मीट। मतलब क्या होता है कि जैसे विदेशों में जो मीट जाता है वो एक एक दो दो महीने पहले पैक किया हुआ मीट जाता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। फैट्स, इसमें आपको हेल्दी फैट जैसे एवोकाडोज, नट्स, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, और सेचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स को आपको अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे प्रोसेस्ड फूड्स के स्नैक वगैरह बने हुए होते हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। फाइबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे आपका पेट बेहतर रहेगा, हाजमा बेहतर होगा। और होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर ज़्यादा होता है। बेनिफिट क्या होगा, ये आपके ब्लड शुगर को भी सही रखेगा, और उसके साथ में ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायबिटीज़ पोर्शन प्लेट में क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स की मात्रा 50%, और उसके 50% में ये, मतलब 25, 25 एंड 50। ओके। नेक्स्ट है मील टाइमिंग क्या होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, मेंटेन रेगुलर मील टाइम्स। मील टाइम जो खाना खाने का समय है वो आप एक निर्धारित कर लें, अगर 4 बजे खाते हैं तो 4 बजे खाएं। एक वही सर्कल आपका होना चाहिए, कभी आपने सुबह खा लिया, कभी दोपहर तक नहीं खाया, कभी शाम तक नहीं खाया, फिर कभी लेट नाइट खाया, उससे दिक्कतें होती हैं। और आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, और शुगरी ड्रिंक्स एंड एक्सेसिव कैफीन, इनसे बचें। मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुए, या शुगर वगैरह की मिली हुई जितनी चीज़ें हैं उनसे, और ज़्यादा कैफीन वगैरह लेने से बचें, मतलब कॉफ़ी वगैरह ना पिए ज़्यादा।
इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच क्या है? कंसल्टेशन। जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपके लगातार चेकअप करना चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह करने से, चेकअप्स और मेडिकल एड वगैरह लेने से आपकी शुगर डायबिटीज़ टाइप 2 है तो उसमें सुधार होने की पूरी संभावना बनी रहती है। वेट मैनेजमेंट। आपका वेट अगर बहुत गड़बड़ रहा है तो आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके अंदर दिक्कत पैदा हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। और हाई बीपी क्या होता है कि हमारे बीपी की जो स्पीड है 80 120 से बढ़ के ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो इसमें हमारा हार्ट जो है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, आर्टरीज वगैरह पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें, ना कि अ, दवाइयों पर डिपेंडेंसी अपनी रखें। और हाइपर और हाइपो दो शब्द हमने बताए थे। हाइपो मतलब कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा है। तो हाइपोटेंशन भी होगा, उसको लो बीपी बोलते हैं। ठीक है, बीपी कई लोगों लो हो जाता है। और हाइपरटेंशन जिसमें बीपी बढ़ जाता है। हाइपर हाइपोटेंशन तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, इसमें ज़्यादा ज़्यादा आदमी के सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और उसका मन किसी में नहीं लगता है, भारीपन होता है, मुंह के टेस्ट खत्म हो जाता है, और कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में ये बंदा चाय पी ले, कॉफ़ी पी ले, या थोड़ा सा नमक डाल के पानी में एक शरबत टाइप का बना के उसी में नींबू वगैरह डाल के पी ले, तुरंत ठीक हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि आपने पढ़ा है इससे पहले कि सोडियम और पोटेशियम की हमारी बॉडी में काफ़ी अहम रोल होता है। जब सोडियम लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन को पैदा करता है। तो हाइपरटेंशन अगर बढ़ रहा है, हाइपरटेंस आप हो रहे हैं, तो आपको पोटेशियम को लेने की ज़रूरत है। पोटेशियम बीपी को डाउन करता है। और अगर आप में से कुछ बायो स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा बॉडी में जो हमारे हार्ट होता है उसमें एक जो धड़कना होता है वो कैसे और कहाँ से कंट्रोल होता है। आप जानते हैं कि एक पुरकिंजे सिस्टम होता है। पुरकिंजे सिस्टम में ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इम्पल्सिस को ले जाती हैं हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के लिए। तो उनमें सोडियम पोटेशियम की एक विशेष भूमिका होती है जिसकी वजह से सिर का वो सॉरी इसका हार्ट का कंट्रोल होता है, मामला धड़कने का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हाइपरटेंशन कब और कैसे होता है? इसमें जो शुरुआत होती है या तो जेनेटिक होगी, आपके फादर मदर वगैरह को होगा, या आपने अपना लाइफ स्टाइल बदल लिया, या इन्वायरमेंट भी गड़बड़ है उसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए, आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली का AQI 450 से ऊपर जा रहा है। ऐसे में तमाम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लोगों को खड़ी होंगी। वो चाहे सिगरेट नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एयर का नशा बॉडी के अंदर जा रहा है, इसमें और सिगरेट के नशे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और अनबिलीवेबली, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, पता होना चाहिए, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल ये है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है कराची, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 1800 तक पार कर गया। मतलब जहर की भी हद हो गई, उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे हमारे पूरे शरीर पर प्रॉब्लम होती है और बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? एज, फैमिली हिस्ट्री, रेस, लाइफ स्टाइल चॉइसेस। तो आपकी एज अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। फैमिली में अगर आपके ऐसा होता रहा है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें ये जातिवार पाए जाते हैं और लाइफ स्टाइल चॉइसेस की वजह से होते हैं। दूसरा मैं बताऊँ, इसके पीछे भी कुछ कई सारे घोटाले छुपे हुए हैं। इन सभी बीमारियों के पीछे आपको मरीज बनाया भी जा रहा है, चाहे आप मरीज नहीं हैं। आप इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूँगा, कभी मौका मिला तो। अभी फ़िलहाल जो पढ़ना है उस पे मैं चलता हूँ। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इससे कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए आपके, या कोई दवाइयाँ आप ली उनकी वजह से भी हाइपरटेंस हो जाते हैं, दवाई वो बढ़ जाता है बीपी।
एग्जाम्पल्स क्या हैं? किडनी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, अगर आपको किडनी की बीमारी हो या हार्मोन डिसऑर्डर हो जाए, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड आप जानते हैं, जो हमारी आज जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी सर ने आपसे पूछा था कि घेंगा रोग किससे होता है। तो आपको मालूम है कि अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होता है। और घेंगा रोग क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर का जो सैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। तो उससे दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, एक थायराइड और एक थायरोक्सिन। तो ये हार्मोन्स जब कभी कम निकलते हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। जब ज़्यादा निकलता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। और हाइपरथायराइडिज्म होता है तो हमें बीपी की दिक्कत खड़ी हो जाती है। स्लीप एपनिया, इसमें नींद प्रॉपर नहीं आती, बार बार नींद डिस्टर्ब होती है और कई बार खर्राटे लेने लगता है आदमी और सांस उसकी दबती है, अचानक उसे उठना पड़ता है। सर्टेन मेडिकेशंस जैसे ओरल कंट्रासेप्टिक्स या डिकंजेस्टेंट आप लेते हैं, जिससे ब्लड आपका जमा हो रहा है होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसे डिकंजेस्ट करने के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिक्स ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, जिससे गर्भधारण ना हो, तो ये भी कारण बन सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। इसके बाद में लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपोथायराइडिज्म। अनहेल्दी डाइट, आप क्या कर रहे हैं? सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं, पोटेशियम कम ले रहे हैं, और काफ़ी अच्छी मात्रा में आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड में मैक्सिमम सभी में सोडियम होता है और थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है ये। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप खाना खाते हैं, आराम से सोते हैं, बड़े घर के लोग हैं साहब, आपके घर में पैसे की कमी नहीं है, और भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया था, लेकिन आदमी ने अपने आप को अलग कर लिया। एक आदमी जो पूरे दिन काम करता है, रोटी नहीं मिलती, और एक लोग ऐसे हैं कि खाने के बाद में पचाना उन्हें मुश्किल होता है, क्योंकि लेटे रहते हैं और कुछ भी करते नहीं हैं। तो भगवान भी बैलेंस बना के चलता है कि आप लेटे रहते हो, कुछ भी करो ना, तो हम कुछ ऐसा करे दे रहे हैं कि आपको लेटने में ही दिक्कत होने लगे। तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान का डंडा है, उससे पहले ही आप एक्टिव रहें थोड़े से। लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरटेंशन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट के छल्ले बना रहे हैं, या ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, पौआ डाल रहे हैं आप, या स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस देखिए एक ऐसी समस्या है कि इसे कोई ले या न ले, ये तो बिन बुलाया मेहमान है, आएगा तो आएगा ही, इसे आप नहीं रोक सकते हैं। सिगरेट आप पिए न पिए आपके हाथ में, अल्कोहल आप पिए न पिए आपके हाथ में, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस लें न लें ये आपके हाथ में नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आज अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अच्छी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि 9 बजे की दूसरी लगने वाली क्लास आज नहीं लगेगी, आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन कैसे लिया जाता है और टेंशन कैसे छोड़ा जाता है, जिसको आप समझ पाएंगे। मैं आगे चलता हूँ। लो सोडियम इनटेक, अपनी सोडियम की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। और इसके साथ ही रिकमेंडेड एम फॉर लेस देन 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर डे एंड आइडली 1500 मिलीग्राम फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, मतलब 2300 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं आप सभी को मालूम है, कितना नमक आपको लेना चाहिए। इधर इंक्रीज पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस्म पाया जाता है केले में, ऑरेंजेस में, और ये स्पिंच, इसका पता नहीं क्यों मैं हिंदी अक्सर भूल जाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, और पोटैटो, आलू और लेग्यूम्स, बीन्स वगैरह में भी होता है। बेनिफिट्स क्या हैं कि ये सोडियम पोटेशियम का जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको बेहतर तरीके से ये मैनेज करेगा। मैग्नीशियम रिच फूड, आपको अगर इसकी हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो मैग्नीशियम वाले हाई मात्रा वाले फूड्स लेने चाहिए। इसमें सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। देखिए हर जगह यही चीज़ें आप लिखी देख रहे हैं, इसके बावजूद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पिछले 1 महीने में कितनी आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई हैं, कितने फ्रूट्स खाए हैं,
कितना होल ग्रेन्स को आपने यूज़ किया, कितने नट और सीड्स यूज़ करें। आपने बेफालतू की चीज़ें ही सब भरी हैं, पेट को कबाड़ खाना बना रखा है। बेनिफिट क्या है? मैग्नीशियम में हैव ए मॉडेस्ट इम्पैक्ट ऑन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। बार बार वही आता है कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फोर्टिफाइड फूड। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। होल ग्रेन्स, अब मैं कितने बार इसे रिपीट करूं कि आपकी बीमारियां जो आपने लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से बना ली हैं, जिसकी वजह से दुनिया परेशान है। आज सबसे ज़्यादा बीमारियां हाइपरटेंशन और ये ओबेसिटी और डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड हैं, और आगे कुछ बीमारियां और पड़ेंगे, वो भी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से होती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। आज दुनिया में हर दूसरा तीसरा आदमी इन बीमारियों से पीड़ित है। तो होल ग्रेन्स जो आप ले रहे हैं वो प्रोसेस न लें, जो नेचुरली मिलता है उसे भी लें। और प्रोटीन्स में भी आप प्रोटीन पाउडर न लें और उनकी तरफ न भागें, जो टैबलेट की फॉर्म में मिलते हैं या डिब्बों में मिलते हैं, उन्हें कतई न लें। आप फ्रेश लाएं। भगवान की आप पे बहुत अच्छी कृपा है कि आप हिंदुस्तान में या ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ी मिलती हैं। चौराहे पे कभी भी चले जाएं, हर चीज़ मिलती है। यही यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो चौराहा तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ केवल मॉल्स ही चलेंगे, और मॉल्स वो हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें और जहाँ पे चीज़ों को 2-2 महीने तक रखा जाता है। हम लोग 2 महीने क्या, दूसरे दिन उठा के फेंक देते हैं इसको। नेक्स्ट है मेंटेन ए हेल्दी वेट। आपका वेट अच्छा रहे, इस चीज़ को आप मेंटेन करें, उसे चेक करते रहें। वेट आपका कितना होना चाहिए और वेट किस में नापा जाता है? तो एक बीएमआई होता है ना, वो अभी आगे आएगा। पहले बीएमआर आपने पढ़ा था और आरएमआर पढ़ा था। अब बीएमआई होगा बॉडी मास इंडेक्स। आपका वजन कितना है और आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपका वजन आइडियल क्या होगा वास्तव में, ये चीज़ आप आगे देखेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसे मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आपको लगभग 150 मिनट तक मतलब बहुत हैवी नहीं, सिंपल एक्सरसाइजेज 150 मिनट तक की, एक दिन में नहीं है, ये एक वीक में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। एक्सरसाइज क्या होगी, इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बीमारी जो हम कवर करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बीमारी केवल हिंदुस्तान में नहीं है मोटापे की। अब उन देशों में भी जहाँ पे लोग गरीब हैं वहाँ भी मोटापा बढ़ रहा है। वैसे आमतौर पे ये अमीरों की बीमारी मानी जाती है कि अमीर ही ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन अब हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है उसकी वजह से कमज़ोर लोग भी मोटे होते हैं। दूसरा मैं बता दूं, मोटा या पतला होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं, आपके अंदर पर्याप्त एनर्जी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मोटापे और पतलेपन की चीज़ों पे कम जाएं। आपका बीएमआई से वेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके करीब करीब मेंटेन करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को गलत भी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि वास्तव में वो गलत हैं, लेकिन जो पढ़ाया जाना सिलेबस में है उसे पढ़ाया ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा। आपकी सोच और फिलॉसफी आपकी चाहे जो मर्जी हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग नोट करके अपने साथ रख सकते हैं, और लास्ट में मैं मौका दूंगा, वहाँ पे आप पूछ पाएंगे। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ओबेसिटी वंस कंसिडर्ड ए प्रॉब्लम ओनली इन हाई इनकम कंट्रीज। पहले ये माना जाता था कि वे देश जिनकी इनकम ज़्यादा है वहीं पे मोटापा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही मतलब ड्रामेटिकली ये दिखाई दे रहा है कि कम इनकम वाले और मिडिल इनकम वाले जो देश हैं और उनके शहरी क्षेत्रों में, वहाँ ओवरवेट की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, और करीब 30% हायर है ये डेवलप्ड कंट्रीज से। मतलब जो गरीब देश हैं और मिडिल क्लास के देश हैं,
उनमें डेवलप्ड कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका वगैरह हैं, उनकी तुलना में 30% ज़्यादा लोग मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। और आम तौर पर 60 साल से ज़्यादा के लोग मोटे हो जाते हैं, और जो यंग्स हैं वो कम थोड़े से मोटे होते हैं। अब मैं बताऊं कारण क्या होता है। देखो, 18, 20, 22 साल तक आपको शरीर की लंबाई भी बढ़ रही है, तमाम ऑर्गन्स भी बढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। जब 35, 40, 45 ऊपर बढ़ गए होते हैं तो हमारी 30 साल की खाने की आदत होती है। वो ही नापते हैं कि हम पहले 8 रोटियां खाते थे तो आज भी 8 रोटियां ही खाएं। फिर आप 8 रोटियां खा लेते हैं, फिर आपका शरीर उसको सपोर्ट नहीं करता, आप परेशान हुए भागे फिरते हैं। फिर क्या होता है कि आप कहते हो, अरे भाई हम तो पहले 8 रोटियां खाते थे, अब 2 रोटियां बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, शरीर बड़ा कमज़ोर हुआ जा रहा है, हम मरे जा रहे हैं, शरीर में एनर्जी नहीं बन रही है। सही बात है कि सही एनर्जी शरीर में बन रही है, पर्याप्त बन रही है, उम्र के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी ही बन रही है। अब वो चाहते हैं फुर्ती और दम, तो चाहते हैं 18 साल वाली। एज हो चुकी है 45, 45 में 18 वाले कर्म करोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, और फिर उन्हें टेंशन होने लगती है, और इसी टेंशन में वो नहीं खाते हैं तब भी उनका वजन बढ़ता है। और वजन क्यों बढ़ता है? जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हैं वो आपके शरीर में एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। पहले आपकी लंबाई बढ़ती थी नीचे से ऊपर की तरफ, 5 फीट 2 इंच थे, 3 इंच होती थी, 4 इंच होती थी, 5 होती थी, 6 होती थी। अब वो ऊपर न बढ़ के चौड़ाई में बढ़ती है। पता कैसी? ऐसी बढ़ती है अब, इस तरह से होके चौड़ाई। पहले आपकी बढ़ती थी कैसी? ऐसी। ऐसे आप बड़े होते चले जाते थे। अब वो बढ़ रही है ऐसी, तो आप चौड़े होते जा रहे हैं अब, है ना? ये एक अंतर है। तो जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो समझ लें कि अगर 2 रोटी खाने की इच्छा है तो 2 रोटियां ही खाएं, खाना खाने की इच्छा नहीं तो कतई ना खाएं, आप मर नहीं जाएंगे, आपके शरीर को फायदा ही होगा। नेक्स्ट, ओबेसिटी या ओवरवेट को डिफाइन किया जाता है कि आपके शरीर में फैट कितना एक्यूमुलेट हो गया है। इसके लिए एक बीएमआई, जो मैंने अभी जिक्र किया था, बीएमआई इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स के हिसाब से अगर आपका 25 है तो 25 या उससे ऊपर है तो ओवरवेट माने जाते हैं, 30 है तो आप मोटे माने जाते हैं। और वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड काउंट्स, ओबेसिटी किल्स 4.72 मिलियन पीपल्स every year, which is about 8% of all global deaths. This is roughly the same number of people who die from air pollution. तो पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन से लगभग जितने लोग मरते हैं उतने ही करीब करीब लोग मोटापे की वजह से मर जाते हैं। ठीक है। तो मोटापा अपने आप में एक दिक्कत है, और कमज़ोर होता है वो बेचारा, मोटा होने के लिए परेशान बहुत होता है, क्योंकि उसे देखने में अच्छा नहीं लगता खुद को। लोग भी उसको पतलू 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 राम या कुछ भी इस तरीके के कमेंट्स करके करते हैं, और जो ज़्यादा मोटा है उसे भी कमेंट झेलने पड़ते हैं। तो ये माइंड सेट और होते हैं कुछ, जैसे अपने हिंदुस्तान में गोरा होना चाहिए कलर, और स्वस्थ होना चाहिए, पतला नहीं देखना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन जितनी पतली हो उतनी ही स्मार्ट मानी जाएगी। और आपको शायद पता नहीं होगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में सुंदरता का मानक क्या होता है? कोई बता पाएंगे? चलिए, आपके मैंने मैसेज भी अभी हमने लॉक करे हुए हैं, क्योंकि जिससे सिलेबस आपका पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ पाए। तो उनकी साउथ, जो अफ्रीका वगैरह का क्षेत्र है जहाँ पे नीग्रो लोग रहते हैं, उनकी सुंदरता का मानक, तो सुंदरता तो आपने देखी होगी सभी ने, बाल बिल्कुल घुंघराले फंसे हुए होते हैं, कंघी भी उनमें जाएगी नहीं, और उनका जो रंग है वो आपके तबे से ज़्यादा बेहतर होगा, चमक वाला, है ना? तो उनकी सुंदरता फिर किस में नापी जाती है? उनकी सुंदरता नापी जाती है कि किसके होंठ कितने मोटे हैं। होंठ को मोटा करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुंडल जैसे डाल लेते हैं होंठों में, जिससे वो लटके रहें नीचे और वो मोटे होके फैलें। तो होंठों की सुंदरता वही मानी जाती है। अब आप समझिए इस चीज़ को, है ना? हमारे यहाँ होंठों की सुंदरता, अगर होंठ ज़्यादा चौड़े हैं तो बहुत बुरे माने जाते हैं, और बहुत पतले हैं वो भी अच्छे नहीं माने जाते। मतलब हमारे यहाँ वरीयता दी जाती है एक मिडल को। आप देखिए, ओबेसिटी एक कठिन समस्या है, और ये कई कारण, जिनमें जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, बिहेवियरल और मेटाबॉलिक फैक्टर्स। मेटाबॉलिक फैक्टर्स में आप खाना खाते हैं लेकिन सही से पचता नहीं, और सही से पचता
है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होता, या ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। इन कारणों से ये समस्याएं बनती हैं, और इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, जो कुछ खाते हैं उसमें परिवर्तन करें, अपने कार्यकलापों को थोड़ा सा बढ़ा दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, और कुछ मामलों में मेडिकल इंटरवेंशन को ध्यान दें। ठीक है। इसके बाद में अब क्या कारण है मोटापे के, काफ़ी पहले भी बताए जा चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। ओवर ईटिंग, प्रेगनेंसी, जेनेटिक्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री और मेडिकेशंस। दवाइयों की वजह से, कुछ दवाइयों के कारण भी वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनकी तरफ ध्यान दे के चलना है। ओबेसिटी आम तौर पर ये समस्या ज़्यादातर जेनेटिकली भी पाई जाती है, कि जिनके माँ बाप मोटे तगड़े होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादातर मोटे तगड़े ही होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। डाइटरी हैबिट्स, कई लोगों में खाने की बहुत आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, बार बार खाते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हमारे एक रिलेशन में एक लोग थे, यू मे पॉसिबली नॉट बिलीव, कि व्हेन द बॉय हु वाज अराउंड 13 years, यू कैन नॉट बिलीव, ही वाज हैविंग 113 किलोग्राम ऑफ वेट। समझ रहे हैं आप? उसके बाद में 24-25 साल के बाद में उसने इतना ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया, उसकी बॉडी के कुछ ऑपरेशंस भी हुए, तब तक वो 150 किलो के करीब हो गया था, तो उसके कुछ चेंजेस भी हुए, कुछ ऑपरेशंस हुए, उसके बाद में आज की डेट में उस बंदे ने मेंटेन किया हुआ है 70 से 80 किलोग्राम्स में। कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही होगा। तो चेंज है इसमें, ओबेसिटी में चेंज किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो फिजिकल इनएक्टिविटी में अगर आप बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं और काम नहीं करते हैं, और तो आप अपने बढ़ावे मतलब मोटापे के लिए पूरी अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे मोटापा बढ़े, है ना। आपको रोज़ मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह न करें, साथ में मोटापा बढ़ाना है तो। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आपका वेट बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म पहले ही बताया जा चुका है, और पॉलीसिस्टिक ओवर सिंड्रोम, ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो इनको साफ स्थिति, सिर देख लो इनका, हाथ देख लो, हाथ तो ये लग रहे हैं जैसे सिगरेट हों, और पेट लग रहा है कि हाँ सेठ साहब हैं ये। तो टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपर लिपिडेमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, ये रिजल्ट हमें मिलते हैं इस पेट की वजह से, इस मोटापे की वजह से। मुंह भी ठीक ठाक है, खूब खाने लायक है मुंह, लेकिन हाथ पैर जरूर है, चलने फिरने लायक कतई नहीं है, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज खत्म शुरू होती हैं, हार्ट की डिजीज शुरू होती हैं, स्ट्रोक वगैरह आ सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इससे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ता है और प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी होती हैं। इसके बाद में रेस्पिरेटरी इश्यूज खड़े होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्लीप एपनिया में अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, और हमारे एयरवेज हैं बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। अब आप जब 100 किलो वजन उन नसों पर रख दोगे जो 10 किलो ले जाने वाली थी, तो सब दब जाएंगे, सब मर जाएंगे, और धीरे धीरे पहले वो मरेंगे, वो भी आपके पार्ट हैं, फिर आप पूरे मरोगे, है ना। जॉइंट प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स उतना वजन ले पाने में सक्षम नहीं होंगे। एक घोड़ा गाड़ी में आप 100 किलो वजन बढ़ सकते हो, उसमें फिर 1000 किलो भर दो, तो ये पैर बेचारे क्या करें, आपका कितना वजन झेलें, ये भी झेलने में परेशान हो जाते हैं, इन्हें छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में कैंसर, रही बची कसर जो रह गई वो ये आगे पूरी कर देगा, जिससे आप अच्छी तरीके से मरो और मरने का भी अच्छा एहसास हो आपको। मेंटल हेल्थ, अब ओबेसिटी कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ओबेसिटी ज़्यादा होगी तो सब कुछ गड़बड़ होगा, आप ही समझ लो। ब्लड ही नहीं जब पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो वो सब अंग धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो दिमाग हो, चाहे पैर हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, कुछ भी हो। ठीक है,
तो देखो मेंटल हेल्थ के बाद में लीवर भी आ गया। नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज इज मोर प्रिवेंट इंडिविजुअल विद ओबेसिटी। एक तो अल्कोहलिक फैटी डिजीज होता है, सबसे ज़्यादा लोग जो शराबी होते हैं उनका लीवर ही खराब होता है, इसको फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और जिनको नहीं पीते बिल्कुल उनका भी लीवर खराब होता है, वो मोटापे वाले लोग, क्योंकि इतना खाते हैं कि लीवर कितना फिल्टर करे भाई, कितना लीवर अपनी भावी झेले आपकी, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है और दिक्कतें खड़ी करती है। आप बीएमआई को थोड़ा सा समझिए। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स के लिए आपका वजन कितना है बटे आपकी हाइट कितनी है मीटर्स में, उसका स्क्वायर कर लें और डिवाइड करके जो रिजल्ट निकलेगा वो बीएमआई होगा। तो देखो बीएमआई अगर आपका 18.5 से कम है तो आपका वेट कम है, और 24.9 तक है तो आप ठीक है, मतलब 18.5 से 24.9 तक के वेट सही है, और 25 से 29.9 तक ओवर वेट है, वेट ज़्यादा है, आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं। जो यहाँ पे आए 30 से 39 में, सो ये समझ लो आपका मीटर खतरे में आ गया, आप ज़्यादा स्थिति खराब में है। और 40 से ऊपर पहुँचे तो अल्लाह ही मेहरबान है, कुछ नहीं हो सकता आपका। आगे हम चलते हैं। कैसे कैलकुलेट करें बीएमआई? बीएमआई के लिए आप अपना वजन लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है और आपकी हाइट जो है ना वो मीटर्स में 1.75 मीटर है, तो 1.75 मीटर का आप क्या करें, स्क्वायर कर दें, है ना। तो इसको आप देखें आगे जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकल के आएगा, 22.86 आया, तो 22.86 हमारा 18.5 और 24.9 के बीच में है, जो बिल्कुल सही है ना। इसके आगे एक बार जब आपने बीएमआई को कैलकुलेट कर लिया तो रिजल्ट्स को इस तरीके से, ये यहाँ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन ओबेसिटी। आप जो ओबेसिटी है, वजन बढ़ ही गया है और आप सेठ साहब बन ही गए हैं, तो फिर आप क्या करें, कैसे न्यूट्रिशन के द्वारा इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए क्रैश डाइट या एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट सस्टेनेबल एंड मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ। जब आप बहुत मोटे हो गए, फिर आपने कहा आप पतला होना है तो आप खाना बिल्कुल छोड़ दें, उपवास पे आ जाएं, तो बीमार होके और आप परेशान होके मरेंगे, इसलिए ऐसा ना करें, आराम से धीरे धीरे। सबसे पहले कैलोरी का इंटेक आप कम करें, जो आप कैलोरीज देख लें किस भोजन में कितनी कैलोरी होती है, उसके इंटेक को थोड़ा सा मेंटेन करें। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह जो आप ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको थोड़ा सा कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम करें और फैट्स को भी कम करें, थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम करने हैं। ठीक। फाइबर जो है इसको हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, जो रेगुलर इसकी कमी ज़्यादा ना हो। और पोर्शन कंट्रोल, जो कुछ आप खाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं, और सबसे अच्छा ये है जब खाने के लिए बैठें तो तसल्ली से, आपको कम से कम आधा पौन घंटा लगना चाहिए। होता क्या है कि हमारा जब शरीर भूखा होता है तो हम इतने परेशान होते हैं कि हम एकदम बुरी तरह से लग जाते हैं, वो ही ओवर ईटिंग होती है। हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और मन भरने के लिए क्या है कि आप धीरे धीरे चबा चबा के आराम से खाएं। और ये कहा जाता है कि एक निवाला जो लेते हैं एक बारी में, जो हाथ में हम बनाते हैं बंडल से और मुंह में ले जाते हैं, उसे कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, तब अंदर ले जाना चाहिए। जैसा सर ने आज बताया था कार्यक्रम में कि जो भोजन हो वो पानी के समान हो, पानी हो भोजन के समान हो, मतलब खाने को इतना चबाओ कि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए, और पानी को इतने धीरे धीरे पियो कि वो बिल्कुल सॉलिड की तरह से महसूस हो। ये ध्यान रखने की जरूरत है। हाइड्रेशन, पानी की आपके अंदर कमी ना हो, और कई बार प्यास की वजह से भी हमें भूख लगने लगती है। शुगरी बेवरेजेस जो आप ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उन्हें कम करें। और इसके साथ ही हाइड्रेटिंग ऑप्शंस और भी कई सारे हैं, उन्हें ले सकते हैं, जैसे हर्बल टी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं आप।
प्रोसेस्ड फूड जितने कम लें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ख़राब होते हैं, अनहेल्दी होते हैं और एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, इनमें कैलोरीज कोई होती नहीं है। जैसे आप गए और आपने कोक पी, इतने रुपए आपने बर्बाद किए, उसमें शुगर तो मिलेगी आपको, और वो शुगर आपको केवल परेशान ही करने वाली है। उसमें कैलोरी एक भी नहीं मिली आपको, फालतू में आपने पेट को कचरा खाना आपने बना लिया, कूड़ा डाल दिया। फिजिकल एक्टिविटी, इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन ये ना करें कि एक दिन में ही आप स्लिम होकर बाहर निकल आएंगे। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो अगले दिन घुसने के लायक भी नहीं रह जाएंगे आप, इसको ध्यान रखिए। मेडिकल गाइडेंस, जहाँ ज़रूरत पड़े डॉक्टर से भी संपर्क करिए, और डॉक्टर का ध्यान रखिए, है ना। डॉक्टर से जब भी किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है उसके पास ज़रूर जाइए। अब हम लगभग एंड की तरफ हैं, और आज का सिलेबस ये कंप्लीट होगा, और कल चौथी यूनिट को मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत इस प्रोग्राम में रहने के लिए। और यहाँ से ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। कल हम बाकी की जो और डिजीज़ इस यूनिट में बची हुई हैं उन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको अनम्यूट करूं या फिर मैं आगे बढ़ूं आपके। और म्यूट अनम्यूट आप जानते हैं मेरे को किस लिए करना पड़ता है, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं ऐसा करूं, लेकिन कुछ खुरापाती एलिमेंट्स होते हैं, क्लासेस कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए। तो देखिए, इसमें अभी आप जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बीच में एक बार कहा था कि क्या मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें आप दोनों पक्ष देख पाएंगे कि टेंशन लिया नहीं जाता, आता है, और टेंशन अगर कोई दे भी तो उसे न लिया जाए, तो ऐसा भी संभव है ना। चलिए मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आपकी अच्छी इमोजीज मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की आ रही हैं, और इमोजीज ही एक्टिव रहती हैं ऐसे में। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा आप तमाम लोगों के। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आपको प्रेरणा देगी शायद ये। और कहानियाँ ही अगर हमारी पढ़ाई बन जाए, जो मैंने आज पढ़ा है यही हमारी कहानी बन जाए, तो कितना अच्छा हो। और निश्चित रूप से मैं कहानी के रूप में ही आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको कतई इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। आमने सामने हम कभी होंगे तो इसको कहानी के रूप में ही आपको पढ़ाएंगे। अभी आप जो पढ़ रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ज़रूरत है, आप जब हम लोग मिलें तो आपको पहले से सब कुछ आता हो, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप निकाल के रख पाएँ और प्रश्न पूछ पाएँ। तो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक बार एक डॉक्टर था और बड़ा फेमस था। उसका क्लिनिक बहुत अच्छा चलता था, बहुत सारे मरीज उसके यहाँ आते थे, बहुत पैसा कमाता था, बड़ा सम्मान इज्जत थी सोसाइटी में उसकी। और हुआ क्या है कि कुछ समय बाद उसी के सामने रोड के क्रॉस करके एक नया डॉक्टर आया, और वो डॉक्टर धीरे धीरे फेमस हो गया, और इस डॉक्टर की ख्याति धीरे धीरे कम होती गई। अब क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर था पुराना वाला, वो धीरे धीरे परेशान ज़्यादा होने लगा, और उसे ये लगा कि जब से ये नया डॉक्टर आया तब से इसकी कारण मेरी जो है प्रैक्टिस खराब हो गई, और उस सभी का जिम्मेदार यही है। ये भावना उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा गहरी होती गई, और वो धीरे धीरे ज़्यादा टेंशन लेता गया, और टेंशन से बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगा। कहानियाँ देखो बड़ी अच्छी होती हैं, इंस्टेंसेस पे डिपेंड होती हैं, उदाहरण कुछ बनाए जाते हैं, कुछ बनते हैं। क्या हुआ, बाई चांस वो जो नया डॉक्टर था उसने अपना किराए का मकान था उसे चेंज किया, और उसी सोसाइटी में पहुंचा जिसमें वो डॉक्टर रहता था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है वास्तव में। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप माने कि उसका रूम भी उस डॉक्टर के ठीक उसी मंजिल में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको मिल गया। अब क्या हुआ, एक नई समस्या खड़ी हुई कि वो दोनों एक साथ ही उतरते थे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि टाइम लगभग एक ही होता है, तो अक्सर एक दूसरे का मिलना आमने सामने हो जाता था। दूसरा डॉक्टर जो पहले से प्रैक्टिस करता था वो अब बहुत टेंशन में था कि ये तो अब मेरे सामने और आ गया है, यहाँ भी सामने पड़ता है और वहाँ तो इसने हमें बर्बाद कर ही रखा है।
वो और ज़्यादा टेंशन में हो गया। 4 से 8 10 दिन टेंशन झेलने के बाद में वो इतना ज़्यादा टेंशन में आया कि क्या करें। देखो, आप लोग जानते हो कि प्यार या नफ़रत अगर बहुत एक्सट्रीम हो तो उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप किसी से प्रेम में कुछ कह पाएँ, बजाय उसके घंटों तक आप बैठे रह सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकलेगा अगर बात सकता है तो। ऐसे ही अगर किसी से आप घृणा करते हो तो उसे थप्पड़ भी नहीं मार पाएंगे आप। या तो उसका मर्डर करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि वो फट जाए, बीच में से कट जाए, किस तरीके से रहे ना, दोबारा ना दिखाई दे। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो क्या हुआ कि दूसरा जो डॉक्टर था वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया था। एक दिन जब नीचे उतर रहे थे तो उसने क्या किया, गुस्से में, बहुत गुस्से में, उस पहले डॉक्टर के चेहरे पे थूक दिया। अब थूकना एक बड़ी घटना है। पहला डॉक्टर क्या करे, उसने थोड़ी देर सोचा और निकाला अपना हैंकी, थूक को साफ किया और चला गया। अब ये समस्या ऐसी बन गई कि जो लिफ्टमैन था, जो लिफ्ट चलाता था, उसने देखा कि भाई ये क्या ड्रामा होता है। वो भी परेशान होने लगा बहुत ज़्यादा है। और उसके भी समझ में नहीं आ रही थी ये तमाशा होता क्यों है, लेकिन ये होता है ये पता है। तो एक दिन हुआ, दूसरा दिन फिर हुआ, उसने फिर थूका और दूसरे वाले ने फिर उसे साफ किया, फिर चला गया। अब तो समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि उन दोनों की तो अपनी प्रॉब्लम थी कि एक थूकता है एक साफ कर लेता है, लेकिन वो क्या करे बेचारा लिफ्टमैन जो लिफ्ट चला रहा है, क्योंकि वो ना उनसे पूछ सकता है और दोनों के बीच का पार्ट है। जैसे आपके मम्मी और पापा के बीच में टेंशन हो और आप उनके बीच में फंसे, है ना, तो बीच वाला बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि वो दोनों की भलाई चाहता है, दोनों में बुराई नहीं चाहता। तो क्या हुआ कि एक दिन वो आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो गया मेंटली कि उसने अपने घर में अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ नौकरी कर पाऊँगा, और नौकरी करूँगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसने कहा भाई ऐसा क्या हुआ। तो पता चला कि वहाँ पे जो एक डॉक्टर है वो एक दूसरे डॉक्टर के मुंह पे थूकता है और दूसरा डॉक्टर उसे चुपचाप साफ कर लेता है और चला जाता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता और मैं इसमें या तो पागल हो जाऊंगा या क्या होगा हमें पता नहीं। तो क्या हुआ, आप लोगों की सुंदर इमोजीज देख रही हैं, इसका मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो बंदे ने पत्नी से बात करी, उसकी पत्नी बोली देखो भाई अगर तुम्हें इतनी टेंशन मिल रही तो तुम एक काम करो, उस जगह पे नौकरी छोड़ दो। वो बोला चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा। पत्नी ने कहा चाहे जैसे चले, हम खुद कोशिश करेंगे, पैसा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे रोटी कम खा लेंगे लेकिन ज़िंदगी बिता लेंगे, लेकिन इस टेंशन में मरना तो ठीक नहीं। तो पत्नी ने उसे काफ़ी सहायता दी, तो उसने भी मूड बनाया मैं नौकरी छोड़ूंगा। अब आप देखिए समस्या उन दो लोगों की है, लेकिन ये उन सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इस बंदे ने ये सोचा कि जब नौकरी छोड़नी ही है तो आज मैं ये पूछ लूंगा कि ये बताओ तुम क्यों थूकते हो, और दूसरे से भी ये पूछ लूंगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे मुंह पे जब थूका जाता है तो तुम इसकी कनपटी में क्यों नहीं चार से रखते हो। हम होते तो हम तो यही करते। तो वो पूरा मूड बना के आया, खूब हिम्मत भर के उसने बोलना चाहा, लेकिन बेचारा ठिठक के रह गया। जब वो दोनों बाहर निकले उसने थूका, उसने साफ किया और दोनों चले गए और ये बेचारा बैठा वहाँ पे पूरे दिन उसी में थूक और साफ उसको दिखाई देता रहता। पूरे दिन ये माहौल रहता उसके दिमाग में, घर में जाता रात में सो नहीं पाता। दूसरे दिन फिर आया, बड़ी हिम्मत करके उसके पैर लड़खड़ा रहे, उसकी जीभ सूख रही है, उसको मुंह में आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही उसने थूका और दूसरे ने साफ करने चला वैसे ही उसने दूसरे का हाथ पकड़ा, बोला साहब रुको, और आप भी रुको पहले वाले। मैं जानता हूँ कि आपसे मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता हूँ, मैं यहाँ का बहुत छोटा सा नौकर हूँ और मैं आज भूल चुका हूँ कि मैं नौकर हूँ, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ एक तरीके से अपने मन से। आप मेरे को निकालेंगे, निकाल दें, मैं छोड़ने का पूरा तैयारी कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों इस पे थूकते हैं। तो
दूसरे वो कुछ भी नहीं बोला, वो इतना लाल तमतमाया हुआ उसका चेहरा, क्यों थूकते हैं उसे पता नहीं, बोल ही नहीं पा रहा। फिर उसने दूसरे से पूछा कि आप ये बताओ, जब आपके मुंह पे थूका जाता है तो आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? हम तो होते तो कनपट्टी पे लगाते और बराबर कर लेते। या फिर इससे कम से कम ये तो पूछते कि क्यों थूकता है भाई, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्यों थूकता है? तो क्या हुआ कि उसने, दूसरे वाले ने, जो बाद में आया था, नया डॉक्टर था, उसने बताया कि देखो भाई, आप उचित कह रहे हो, मैंने भी इस पे गौर किया, और गौर करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर मैं इसकी कनपटी में 4 6 रख भी दूं, इसे खूब मारूं, जूतों से मारूं, घूंसों से मारूं, थप्पड़ों से मारूं, लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? आप लोग भी समझते होंगे लास्ट में उसे क्या करना पड़ेगा? थूक तो साफ करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। तो क्या हुआ, उसने कहा कि जब बीच के दुनिया भर के स्टेप में लूं, इससे अच्छा मैंने विचार ये किया कि लास्ट वाला स्टेप पहले ले लूं, बीच का जो झंझट है उसे काटो। तो मैं तो भाई, ये थूकता है इसकी प्रॉब्लम है, अभी क्यों थूकता है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, बीच में चाहे जो उपद्रव हो उसे मैं करूँ। और अगर ऐसा मैं करता हूँ तो इसे मारूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस पे थूकूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं थूक भी दूं तब भी मेरे को तो अपना साफ ही करना है, इसलिए मैं लास्ट स्टेप सबसे पहले ले लेता हूँ। अब दूसरा, पहले वाला जो डॉक्टर था वो भी कुछ नॉर्मल हुआ, उसने उससे पूछा, तो दूसरा वाला अभी भी बात करने की स्थिति में नहीं था, और वो बोल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और बहुत देर तक वहीं बैठा वो रोता रहा, काफ़ी देर तक रोता रहा। उसके बाद वो उससे, चौकीदार से बोला कि भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी इस चक्कर में बर्बाद कर दी कि इस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, लेकिन ये आदमी तो इतना महान है, बताइए, हमने इतना इसके साथ काम किया और इसने कोई टेंशन नहीं ली, इसे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई कष्ट नहीं है, तो मैं ही इस टेंशन को क्यों बनाए हुए खड़ा हूँ? तो आप समझ लीजिए कि उसने कारण बताया, इधर चौकीदार जो था, लिफ्टमैन, उसकी भी समस्या का समाधान मिला, और दूसरे पहले की भी समस्या का समाधान मिला। तो ये स्टैंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में क्या करें। आप हमेशा वो करें जिससे आपको आराम मिले, आपको शांति मिले, आपको चैन मिले। एक थप्पड़ मारने वाले को आप दूसरा थप्पड़ मार के आपको भी चैन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि थप्पड़ आपने मारा, एनर्जी आपने यूज़ करी, आप उसे माफ़ कर दें। लेकिन माफ़ किसे करें? आदमी को ही। जानवरों को माफ़ करेंगे तो वो आपको खा जाएंगे, इसका भी ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध का एक बहुत प्रिय वचन है, उसे आप अगर अनुमति दें तो उसे और मैं सुनाना चाहूँगा आपको। आपकी इमोजीज बता रही हैं कि आपकी अनुमति है। तो मैं आपको बताऊं, महात्मा बुद्ध जी ने बड़ा सरलता से कहा कि जिंदगी में किसी भी समस्या के, किसी भी लड़ाई के, किसी भी महानतम लड़ाई के केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, बस इसी में ही समाधान है, और समाधान किसी में भी नहीं है। इसके साथ ही टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 10 मिनट। मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी को एक बार धन्यवाद के साथ कि आपने क्लास ज्वाइन करी, और उम्मीद करता हूँ क्लासें आपको अच्छी लग रही होंगी। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लासेस को कहानियों की तरह से लेके चलिए, सुन लीजिए आप लोग बैठे हुए तसल्ली से बस। और अगर सुनने में अच्छा लगता है तो थोड़ा ध्यान के क्षेत्र में उतरिए, आप आंखें बंद कर लीजिए और केवल मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए, दिमाग के अंदर, कानों में नहीं। दिमाग के अंदर जब आप सुनेंगे तो आपका आंतरिक मन जो है वो भी थोड़ा सा एक्टिव होगा, फिर आप जो चीज़ एक बार पढ़ो सुन लेंगे उसे आप भूलेंगे नहीं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी आपके माइक्रोफोन ऑन करूँगा, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकेगा, ठीक है? किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना होगा तो मैं भी माइक्रोफोन को ऑन कर रहा हूँ आपके। पहले तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूँ।